परिंदों को मिलेगी उड़ान, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही एक हुनरबाज शख्सियत की कहानी लेकर SKL न्यूज़ की तरफ से मैं राज शर्मा आपके बीच आ चुका हूं। आज उस शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिनका हुनर देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित है। कोरोना काल जैसी महामारी के वक्त उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑन कॉल परामर्श दिया, देश में नहीं विदेश में भी अपना नाम कमाया। इसके साथ साथ लोगों के दिलों में ऐसी पैठ बनाई कि लोग इनकी एक आवाज़ पर हमेशा इनके साथ खड़े मिलते हैं। फैंस तो सभी लोगों के होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के फैंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आज सलाम करते हैं हम SKL न्यूज़ आपको, और इसके साथ साथ डॉक्टर्स डे की बधाई देते हैं। डॉक्टर सतीश सहरा हमारे बीच में है, ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। सतीश जी, डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बचपन में कई लोगों का सपना होता है कि मुझे बड़ा होकर के डॉक्टर बनना है और आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, लोगों की सेवा करनी है। वो बचपन में सपना था कि या उम्र के साथ साथ बढ़ते बढ़ते आप में वो समझदारी आई और फिर डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है? एक्चुअल में क्या है, हमारे जो क्षेत्र में जहाँ हमारी परवरिश हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर ज़्यादा बनते थे। पर मेरी सोच ये थी कि मैं आर्मी में जाऊं या पुलिस सेवा में, इनमें जाने का मेरा जज्बा था। क्योंकि हमारे गांव के साथी अधिकतर सुबह दौड़ने घूमने फिरने जाते थे, सारा सब चीज़, तो हम भी उसी चीज़ में होते हैं कि हम भी इस में जाएंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। पर हमारे घर वालों का एक सपना था कि फादर के, हम 2 बेटे थे और 3 लड़कियाँ थी, तो फादर ने, बड़े भैया इंजीनियर हो गए, हमारी CC से इंजीनियरिंग की उन्होंने। तो उनका फर्स्ट पोल जो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फादर ने उन्होंने कहा कि एक बेटे को डॉक्टर बनाएंगे और एक को इंजीनियर बनाएंगे। अच्छा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से मेरे को ला करके जयपुर में पढ़ाने के लिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा, जयपुर आकर के आपने पढ़ाई करी। तो मतलब सीधी सी बात थी कि परिवार चाहता था कि देश की सेवा करें, चाहे इंजीनियर बनकर करें या डॉक्टर बनकर करें, और आप जो चाहते थे, आप भी वही चाहते थे, देश की सेवा करनी है, आर्मी में जाना है, सोल्जर बनना है, और वो सोल्जर आप बन चुके हैं, योद्धा बन चुके हैं, कोरोना वॉरियर हमारे बीच में है। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप जयपुर में पढ़ाई करने के लिए आए और जयपुर में आकर के आपने माहौल देखा कि लोग पढ़ाई के पीछे पागल हैं या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ऐसे क्षेत्र से आप जब गाँव से निकल करके जयपुर आते हैं, तो कितना कुछ एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है डॉक्टर के टाइम पे? उस टाइम हमने इतनी पढ़ाई करनी पड़ी, इतना मतलब स्कूल में जा कर के साइकिलों से उनसे जा कर के हम दूर दूर 7-7 किलोमीटर हम पढ़ने जाते थे। तो हमें ये ऐसा लगता था कि यहाँ के जो बच्चे थे, जो यहाँ शहर में जो रहते थे, जैसे हम किराए पे रहते थे, किराए पे रह करके जब वो, और जो बच्चे घर पे रह करके जो पढ़ाई नहीं कर पाते, और हम वहाँ से गाँव से आ करके जब हम पढ़ाई करते थे, हम सब सारा काम हम खुद करते थे। फिर हमारे मन में एक जज्बा था, जो हम कहे यार कुछ बन के दिखाए ना, कुछ काम ऐसा करना है जो दुनिया देखे। तो उस चीज़ के जज्बे में हमने ये कहा कि जो बड़े भाई इंजीनियर बन गए, तो अब फिर हमारे ऊपर भी दबाव, प्रेशर आया कि नहीं, आपको डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनना। तो फिर हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करके डॉक्टर में प्रवेश हो गया। क्या बात है। वैसे भी आजकल लोग भगवान का दर्जा देने लग गए हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसे जब लोग आपको भगवान कहते हैं? मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, देखो अपनी अलग अलग सोच है, पर मेरा कहने का अर्थ है कि जो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में छोटे बड़े का अंतर ना हो करके और सबकी सेवा करें, हैं, सबकी सेवा करना ही सबसे मूल धर्म है। इसमें ना छोटा बड़ा अधिकारी कर्मचारी से कोई मतलब नहीं, अपन को सेवा करनी है मानव जाति की। उसके पैरेलल में अगर अपन से जो वर्क होता है वो करना ही पड़ेगा अपन को। जो बन सकता है, जितनी सेवा बन सकती है उतनी करनी चाहिए, ऐसा आपका मानना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये था कि जब जयपुर आप पढ़ाई करने के लिए आए थे, संघर्ष भरा वो दिन थे, तो उन दिनों का कोई ऐसा वाकया हो जो आपको शेयर करना हो, आपको लगता है कि नहीं शेयर करना चाहिए? एक डॉक्टर बनने के बाद लगता था कि एक डॉक्टरी पेशा जो होता है वो बहुत ही सीरियस पेशा होता है। जब आप डॉक्टर होते हो, आप थोड़ा सीरियसली पेशेंट को ट्रीट करते हो, लेकिन जब आप कॉलेज टाइम में थे, अपनी MBBS की डिग्री कर रहे थे, तब उस वक्त ऐसा कोई ऐसा मोमेंट आया हो जिसको देख करके, और याद, जिसकी याद जब आपको अभी आती है तो आपको लगता है कि अच्छा मैं ऐसा भी हुआ करता था? ऐसा कोई वाकया याद आ रहा हो? एक्चुअल में क्या है, जब हम MBBS कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो हमारे साथ के फर्स्ट ईयर में जो हम गए, वहाँ देखा गया, वहाँ से तो डिफरेंट था। जो अपन घर पे रहते हैं, जहाँ सोचते, वो डिफरेंट था। वहाँ जा कर के हम देखा कि ऐसा भी होता है। हमारे साथ के जो हमने वहाँ डेड बॉडी देखी, जो हमने उस पर रिसर्च करना, फर्स्ट जो उसमें एनाटॉमी में हमारे साथ के एक था जो देख करके वो बेहोश हो गया और छोड़ के चला गया। अच्छा। और वो छोड़ करके जाने के बाद आज वो हमें सुनने में आया कि हम मिला ही नहीं उनसे, पर ये सुनने में आया कि वो IAS बन गया। क्या बात है।
गजेंद्र सिंह नाम था शायद, मुझे इतना ध्यान है अभी मेरे को। हमारे वो बैचमेट था जो उसने फर्स्ट ईयर में वो पहली बार एनाटॉमी में आया, 1 या 2 दिन आया था। उसके बाद में फिर उसका दिमाग ऐसा रहा कि उसने देखा बहुत सारे लोगों के मन में था, पर अभी हमें जो जिम्मेदारी मिली कि अगर अब अपन को इसी फील्ड चुन लिया है तो हमें इसी में ही अपना नाम कमाना है। तो हमने वो पर्टिकुलर उसी चीज़ में हमने ध्यान दिया। हम निकल के अपने जॉब में ये मानते कि चाहे वो देश सेवा में बॉर्डर पर सेवा करो या फिर हम अपने एक इंसान को बचाएं, वो भी एक मानव सेवा के लिए देश सेवा ही है वो। नहीं, इस वक्त वैसे भी देश में 2 ही लोग जिन्हें सोल्जर के रूप में माना जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स के रूप में माना जा रहा है। एक सैनिक जो बॉर्डर पर रखकर बाहरी दुश्मनी से हमारी रक्षा कर रहा है, और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। अलग अलग बीमारियों से, उठने वाली बीमारियों के कारण महामारी होने से जो भी बीमारियां हो रही हैं उनसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो सलाम है उस डॉक्टर के जज्बे को, सलाम है ऐसी शख्सियत को। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था। सरकारी सेवा में आप आए, डॉक्टर बने, उसके बाद में आपने कई काम किए। जब सरकारी सेवा में काम करते थे और फिर घर पर पेशेंट वगैरह देखते थे, तो किस तरह का माहौल हॉस्पिटल में और घर पर देखने को मिलता था पेशेंट की? मैंने हमेशा से, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे घर हो, मैंने कभी किसी में डिफरेंस नहीं देखा। मैंने जहाँ हॉस्पिटल में जैसा देख रहा हूँ ऐसा ही मैं घर पे देखता हूँ, और उसमें 1% मैं निःशुल्क देखता हूँ। मेरे इसमें इस तरह मैंने जो घर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं वो निःशुल्क परामर्श के रूप में दिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे मेरे घर पे हो, चाहे जहाँ भी हो। मैंने कभी फीस नहीं ली, और मैं एक ही नज़र से देखता हूँ, चाहे हॉस्पिटल में देखो चाहे घर पे देखो। बहुत सारे डॉक्टर के होता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी अलग स्टाइल से देखते हैं, घर पे अलग स्टाइल से देखते हैं। तो हमने इस तरह का कभी ऐसा नहीं, हमारे लिए वो मरीज उस टाइम भी ऐसा ही था और घर पे देखते तब भी ऐसा ही, जैसा हॉस्पिटल में देखते हैं उसी हिसाब से देखते हैं। उसमें हमने कभी ऐसा डिफरेंट नहीं किया। आजकल दौर काफ़ी बदल गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल का ज़माना आ चुका है, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं वो कई गुना फ़ीस लेते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। वहीं कहीं सरकारी जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं कम फ़ीस में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन पूरी जज्बे के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आपको भी खलता है? देखो, ये सबकी अलग अलग सोच है, अपनी खुद की थिंकिंग होती है। एक इंसान दाल रोटी खाता है, एक वो भी जो ज़्यादा पैसे कमा गया वो भी दाल रोटी खाता है। तो मैं इस चीज़ में, मैं किसी से इस चीज़ के बारे में नहीं समझता कि भाई वो ज़्यादा पैसे लेता है, फीस लेता है। उसकी दिनचर्या भी एक हमारी जैसे डॉक्टर की है, जैसी उनकी दिनचर्या है। सोच का फ़र्क अलग अलग हो सकता है। वो पैसे कमाने में लगे, हम इंसानों के प्यार प्रेम कमाने में रहते हैं कि हमारे को जितनी दुआएं हमारे को हर चीज़ के लिए है। आज कोरोना वॉरियर के रूप में हमने जो वर्क किया है, आज उन सब लोगों की दुआओं की वजह से आज हम हैं, नहीं तो वो जो बेचारे जो इंसान थे जो पेशेंट बन गए ऐसे ही हम थे। उसमें और उनमें क्या अंतर था जी? कोरोना किसी का रिश्तेदार थोड़ी है। तो ये उस तरह का जो है कि किसी को भी हो सकता है। तो ये है कि हमने जो प्रोटेक्शन और सारी सब चीज़ जो करके हमने वो वर्क किया, तो वो ईश्वर की देन है जो उन्होंने अपन को बचा के रखा। हमने उन लोगों के लिए सेवाएं दी। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे बड़े ब्रदर हैं जो चीफ साइंटिस्ट हैं दिल्ली में, और मेरी वाइफ है वो गवर्नमेंट टीचर है। मेरे एक बेटा एक बेटी है, 3 सिस्टर हैं और एक डॉक्टर है। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। और एक छोटी वाली सिस्टर है वो गवर्नमेंट टीचर है, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी AN है। और मेरे फादर राजस्थान रोडवेज से कंडक्टर से रिटायर्ड हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, ये सवाल मेरा इसलिए था, आज शायद सवाल पर अब आता हूँ। मेन सवाल यही है कि जब कोरोना अपने विकराल रूप ले रहा था, पहली लहर ऐसे इस कदर से छाई कि सब लोग हैरान परेशान हो गए कि कोरोना जैसी चीज़ आ क्या गई, तब कहीं ना कहीं डर नहीं लगा कि आप घर से बाहर निकलने वाले के एकमात्र इंसान होते हो जो जाता है, लोगों के बीच में रहता है, कोरोना पेशेंट्स के बीच में रहता है? वो दौर की कुछ यादें? उस दौर खैर डर तो हम लोगों में भी था, क्योंकि कहते हैं कि भगवान डॉक्टर में बसता है, पर इंसान सब एक बराबर है। मैं नहीं मानता, वो कर्म की वजह से भगवान बनता है, ना कि अपने उस शकल से या अपने उससे। कर्म जो होगा उसी से वो भगवान का दर्जा मिलता है उसको। और जो वर्क किया है, वर्क के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने भी जो वर्क किया है, वो इंसान जो एक इफेक्ट हुआ, हम लोग भी उसी के साथ रह कर के उसकी सेवा की। तो उन लोगों के मन में ये क्या कि जब ये भगवान स्वरूप हम लोगों को, जिनके परिवारों से 1.5 2 महीने 3 महीने हम बाहर रहे, हम मिल नहीं पाए, हमारे बच्चों से नहीं मिल पाए, और हम उनकी सेवाएं दे रहे। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी डॉक्टर थे जो इस कोरोना काल में जो आज हमारे साथ नहीं है, और उनकी स्थिति को देख के हमें भी ये लगता है कि यार ईश्वर ने जो जिसको जो किया है वो सारा सब चीज़ यहाँ ही अपन को मिलेगा। पर मैं ये मानता हूँ उनको मैं जो कहते हैं कि अगर स्वर्ग और नर्क यहीं है, तो
तो उनको हम मानते हैं उनको स्वर्ग ही मिलना चाहिए जो उन्होंने कोरोना काल में जो इतनी सेवा करते हुए वो उन्होंने किया। जैसे एक देशभक्त को बॉर्डर पे जितना सम्मान मिलता है ऐसा ही डॉक्टर को मिलना चाहिए। क्या बात है सर। नहीं, फिर भी कभी ऐसा लगा नहीं हो कि जब आपके कलीग जो आपके साथ रह कर के पेशेंट की सेवा करते हैं और उनका अचानक जाना और फिर कहीं ना कहीं एक बार डर लगा हो ऐसा कि नहीं कहीं मैं भी तो इस उसमें क्या है कि अपना खुद का जो वो है स्ट्रॉन्ग था, अपनी विल पावर वो मजबूत रखनी होगी। जो जब देश का सिपाही या सैनिक जो बॉर्डर पे जाता है वो अपने ना तो परिवार को देखता है, उसको केवल 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 देश दिखता है कि दुश्मन चाहे कितने भी हों मैं अकेला ही उन पर भारी हूँ। जब हमने ये कोरोना काल में जब हमने ड्यूटी की थी तो हमें ये लगा कि हमें इन इंसानों को बचाना है, हमें हमारी परवाह नहीं करनी, हमारे परिवार की परवाह करने वाला ऊपर है जो वो देख रहा है। हम इन लोगों की सेवा करेंगे तो ही हमारे परिवार की रक्षा ऊपर वाला करेगा। क्या बात है सर। अच्छे कर्म ही है जो आपके साथ लेकर के जाते हैं और जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो सेवा अपने आप ऊपर वाला दे देता है, आपको सेवा के साथ साथ मेवा भी देता है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपका जज्बा है, ये जो विल पावर है और यही कनेक्शन बनाते हैं आपके लोगों तक में, लोगों के दिलों में आपकी जो है इमेज एक अलग सेट होती है, आपका व्यवहार लोगों से इतना अच्छा होता है कि लोग आपके लिए मरने मारने पर या आपकी एक आवाज़ पर उठाने पर आपके लिए आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं। मैं उसी आंदोलन का जिक्र करना चाहता हूं जब आपका तबादला हुआ, राज्य सरकार ने आपके लिए तबादला करने की घोषणा कर दी और काफ़ी लोग आपके लिए सड़कों पर उतरे, आपके तबादले को रुकवाने के लिए कई लोग सड़कों पर आए। उस बारे में कुछ? वही जज्बा था उन लोगों में जो हमने उनको दिया, वहाँ रह कर के हमने उनकी सेवाएं दी। किसी इंसान को अगर कोई सीरियस है और अगर अपन ने उसको बचा लिया तो वो उस भगवान से बढ़ के हमें ये मानेगा कि भाई इसके लिए हमें सब कुछ करना है। तो ऐसे ही वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में या शहर में जहाँ भी हम रहे वहाँ पे हमने लोगों ने सेवाएं दी, उस सेवा का प्रतिफल यहीं मिलता है, पैसे से नहीं खरीदा। आज पैसा बहुत सारे डॉक्टरों के पास होगा पर मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। आज एक छोटे से जो पेशेंट है बेचारा, जो सोचता है, जो गरीब है, आज आप उसको अच्छी तरह से देखोगे और उसको निःशुल्क दवाएं दोगे और उसको इस तरह से परामर्श दोगे, ट्रीट करोगे और उससे प्यार से अगर वो करोगे तो दुआएं भगवान से ही बढ़ के होती है। वो कहते हैं ना कि घर वाले भी कहते हैं कि अगर इस बच्चे से काम करवाना ना, किसी भी बच्चे से, तो प्यार से बोल के करवाना पड़ता है। अगर आपको डांट करके काम करवाना वो बच्चा काम नहीं करेगा। तो वही एक तरीका होता है कि हम जिससे प्यार से बोल करके अगर चीज़ कर लेते हैं, वैसा ही डॉक्टर में भी कई लोग बोलते हैं कि अगर हम पेशेंट बन करके डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने प्यार से पूछ लिया कैसे हैं, क्या खाया था वगैरह वगैरह, नॉर्मल अच्छे से बात कर लिया, अच्छे से ट्रीट कर लिया, वो डॉक्टर हमारा फेवरेट बन जाता है। तो ऐसी ही कहानी आपकी भी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोरोना काल जैसी महामारी के वक्त आपने ऑफलाइन तो देखा है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि घर घर जाकर मरीजों को देखा या हॉस्पिटल में देखा, या आपने जो आप निःशुल्क जनता की सेवा करते हैं, अपने जनता क्लिनिक आपने खोल रखा है, उसके साथ साथ आपने ऑनलाइन भी कई कॉल लिए, कोरोना काल में परामर्श दिए। उन परामर्श में क्या ऐसी चीज़ें हैं जब आपके पास कॉल इतने ज़्यादा आने लग गए, अपने आप को आप बिज़ी रहने लग गए, उस वक्त क्या मनोदशा? उस टाइम इतना जब कोरोना काल बहुत भयावह स्थिति में चल रहा था तो लोग बाग सब अपने एक डॉक्टर को देखते थे कि यार अपना डॉक्टर कौन है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने अपने फ़ोन बंद कर लिए, बहुत चिड़चिड़े, मैं भी खुद चिड़चिड़ा हुआ था उस टाइम। पर मैंने अपने आप को देख लिया कि मैंने नहीं, कुछ नहीं, अगर अपन इंसान को अगर फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉलिंग या व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग से उससे बाहर तक के लोगों को जिनको भी जहाँ अप्रोच थी, जहाँ से जो मेरे पास, मैंने उनको रात को भी 24 घंटा उनको सेवाएं दी। हर डिपार्टमेंट जो भी हो, जिसने भी हुआ, कभी बाई चांस अगर मैं उस टाइम में फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा या उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग अटेंड नहीं कर रहा, फिर बाद में जब भी मैं फ्री होता था तब मैं उनसे बात करता था। बहुत सारे तो ऐसे पेशेंट थे जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत थी, जिनका उनका सिटी स्कोर 20-20, 18-18 तक आ गया, पर उन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में उन्होंने घर पे ही, मैंने जो ट्रीटमेंट दिया वो घर पे ही उन्होंने वो लिया, ट्रीटमेंट लिया और आज उस चीज़ को वो मौत के मुँह से निकल के आए। उन्हें बहुत सारे उनके घर परिवार रिश्तेदारों ने उन्होंने कहा कि आप इनको हॉस्पिटल एडमिट कराओ। मैंने उनको देखा नहीं, वीडियो कॉलिंग से मैंने उनको ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में 10 दिन 15 दिन उनको लगा, उसके बाद में वो रिकवर हुए और आज वो ये इतना बोलते हैं जितना मेरे को बोलने के शब्द नहीं है। क्या बात है सर। यही हमारी चीज़ें होती है कि जब हमने कोई काम किया और किसी को, यही हमारे लिए तारीफ़ है, यही हमारे लिए अवार्ड है, हमें किसी और अवार्ड की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। एक सवाल मेरा ये था कि क्या डॉक्टर भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं? ये सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन किस तरह से गया है। जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता की सुख दुख को समझेगा,
दुख दर्द के बीच में बैठेगा, वो हर इंसान मोटिवेशन के रूप में देखा जा सकता है। कोरोना आया, कोरोना की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आती है और अब तीसरी लहर की चेतावनी भी आ रखी है। इसी बीच में कोरोना के वेरिएंट भी बदले। पहले डेल्टा आया, डेल्टा वेरिएंट आया, उसके बाद में ब्लैक फंगस भी आया और डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। क्या कहीं ना कहीं तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो अपन ने फर्स्ट लहर में जो गलतियाँ की, उसको अपन ने सेकेंड लहर में भुगता, और सेकेंड लहर में अगर अपन लोग नहीं संभले और अपने पूरे देश को, मैं तो ये मानता हूँ गांव, ढाणी, तहसील, जिला, राज्य और देश को अगर अपन को बचाना है तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाना ज़रूरी है। अभी मैंने मास्क नहीं लगा रखा, नहीं तो फिर मैं मास्क लगाना चाहिए। नहीं, हम लोग यहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ बैठे हैं। हाँ, नहीं, मेरे ये मास्क लगाना और 2 गज दूरी डिस्टेंस रखनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है आगे उस वेरिएंट को रोकने के लिए। और उस सबसे ज़्यादा बड़ा काम वैक्सीनेशन करेगा, और वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। बिगर वैक्सीनेशन ऐसा कवच है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, उससे आपको मोर्टलिटी रेट नहीं होगी उसकी, चाहे वो कितना भी सीरियस हो जाएगा, कितना भी कुछ हो, अपवाद स्वरूप अपन छोड़ सकते हैं। जिसका वैक्सीन लग गया उसकी मोर्टलिटी जहाँ तक नहीं होगी अपवाद के रूप में, एक्सेप्शनल। अभी भी कई गांवों में लेकर के वैक्सीन को लेकर के धारणाएं हैं, अलग अलग अफवाहें हैं कि वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा वैक्सीन के होने के बाद में कई लोग बीमार होने के चक्कर में वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले स्टार्टिंग में था, पहले इस चीज़ का था कि अपन मतलब सीरियस बीमारी हैं या उस तरह के, इनको लैक्टिंग मदर को और इनको नहीं देंगे, वो सारा सब चीज़ था। अब धीरे धीरे जिस कोरोना को अपन लोग समझ करके उसके जो वेरिएंट, उसकी आदत को अपन समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ने चेंजेस किए कि अपन को इस तरह से ढलना है, इस तरह से नहीं। पहले स्टार्टिंग में समझते थे कि यार गर्मी आएगी तो गर्मी से मर जाएगा ये वायरस, पर गर्मी में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। जब बरसात आई तो बरसात में लोगों को समझा गया यार बरसात का पानी आएगा, बरसात होएगी तो उसमें बह के चला जाएगा। फिर सर्दी आएगी, सर्दी में तो ज़्यादा फैलेगा, तो सर्दी में अपने लिए प्रोटेक्शन मिला, सर्दी में कम हो गया। फिर दोबारा गर्मी आई, ये इसकी क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कोरोना के, वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो इस चीज़ से अपन को 2 बार की लहर से अपन को ये पता चला है कि अपन को सावधानी ही इसको उपचार है जो अपन बचा सकते हैं, अपन को, पूरे देश को अपने बचाएं, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप ज़रूर लगवाएं, अगर कहीं पर भी हैं तो जितनी ज़्यादा मात्रा में आप वैक्सीन लगवाएंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को लगवाएंगे, आप उतनी ही तीसरी लहर से बच सकते हैं। आज हमने डॉक्टर सतीश सहरा से बात करी, जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से डॉक्टरी के क्षेत्र में हैं और काफ़ी लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत सारे लोगों को देखा है, करीब से ये कह लीजिए कि मौत के मुंह तक जाकर के वापस आए हैं। ऐसी शख्सियत बहुत कम देखने को मिलती हैं। आज डॉक्टर्स डे पर हमने SKL न्यूज़ की तरफ से इनसे मुलाकात की। आप सभी लोगों को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। अपने आसपास अगर डॉक्टर दिखे तो उन्हें एक थैंक यू ज़रूर बोलें। पल पल बदलती दुनिया की खबरों की जानकारी के लिए आज ही SKL न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हर अपडेट से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबाएं और SKL न्यूज़ के वीडियो को लाइक करें, शेयर करके सभी तक पहुंचाएं।